Hello everyone, welcome to the quantum physics. Today we are going to start the new topic of the chapter number 1, that is the electric charges and field. In the previous lecture we have already done about what is the charge, types of charge and the properties of the charge. If you have not seen the previous lecture, then please go to the channel and see firstly that previous lecture, because in that chapter we have already done all the basic information about charge. So today topic is very important for the purpose of exam. So before wasting the time, let's start our next topic, that is known as the Coulomb's law. So अपने पेन कॉपी अब निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए कूलम्स लॉ होता क्या है। कूलम्स लॉ, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज के अंदर, उसे आप एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो चार्ज जो सिमिलर हो, सिमिलर मींस दैट कि वो अगर लाइक चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो अनलाइक चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैंने फिर दोबारा से सुन लीजिए, अगर कोई दो चार्ज लाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने का काम करेंगे, लेकिन अगर कोई दो अनलाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। ये चीज हमने पहले अपने चैप्टर के अंदर पढ़ ली है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि पहले आप बेसिक लेक्चर को पढ़ के आइए और उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आएगा। चलिए, तो कूलम्स लॉ इसी बात पर हमारा डिपेंड करता है कि कूलम्स ने क्या कहा था कि किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स दो टाइप का हो सकता है, या तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा या फिर वो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, और जो फोर्स उनके बीच में लग रहा होगा वो उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी बात को अब हम लिखेंगे बोर्ड के ऊपर और आप लोग सब देखिए यहाँ पर ध्यान से, और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मानिए ये कोई दो चार्ज है मेरे पास में, एक Q1 चार्ज ले लिया मैंने, मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, एक Q2 पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, और इनके बीच की हमने डिस्टेंस यहाँ पे मान ली कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, R डिस्टेंस है। हमेशा याद रखिएगा ये चार्ज जो ज्वाइंट होंगे यहाँ पर वो क्या से होंगे, हमेशा सेंटर से ज्वाइन होंगे, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग इनकी बनेगी। तो देखिए क्या कहा इसने, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two charged bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो क्या कहा हमने कि जो फोर्स इनके ऊपर लग रहा है, यानी कि ये जो चार्ज है हमारे पास में Q1 एंड Q2, अगर ये दोनों हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि सेम चार्ज हो रहे हैं, और सेम चार्ज पे कैसा फोर्स लग रहा होता है, हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी कि ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इस तरफ धकेलेगा और ये इसको क्या करेगा, इस तरफ धकेलेगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको फर्स्ट बॉडी मान लू और इसको मान लू मैं अपनी सेकेंड बॉडी, इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड बॉडी। तो देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के ऊपर वो तो बराबर लग रहा होगा, लेकिन इनका क्या हो रहा होगा, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो रही होगी, पहली बात इसके अंदर। दूसरा हमारे पास में पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्ज considered as point चार्ज, यानी कि जो चार्ज हमने यहां पर ये लिए हैं ये दोनों चार्ज कहते हैं पॉइंट चार्ज है, मतलब इतने छोटे चार्ज हैं, इतने छोटे चार्ज है, बहुत ही ज्यादा छोटे। ठीक है ना। और इस समय पर हमने इसे कहां रख रखा है, फ्री स्पेस के अंदर रख रखा है, यानी कि हमारा जो फोर्स है, फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी कि
हमारा जो फोर्स है किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डिपेंड करता है उसके मीडियम के ऊपर कि वो किस जगह पर कहां पर कितना लगेगा, ठीक है ना, उसका मीडियम क्या है क्या नहीं है, इसी बात पर हमारा क्या होगा, ये बात डिफाइन होगी। ठीक है, क्लियर है, ये आपने लिख लिया, एक बार लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। अब इसकी डेरिवेशन को देखते हैं जरा हम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए हमारे पास में क्या है, ये दोनों चीजें फोर्स के ही बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाय r²। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया जाता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द k, Q1 Q2 बाय r²। तो यहां तक क्या आ जाएगा, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि हमारे पास में क्या है, फोर्स इजिकल टू में क्या मिल रहा है, k Q1 Q2 बाय r²। जो ये हमारा k है, k डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। k डिपेंड्स ऑन द मीडियम, k डिपेंड्स ऑन द मीडियम। किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमारा जो k होता है, k की वैल्यू होती है हमारी 9 × 10⁹, और यहां से हम वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या वैल्यू होती है हमारे पास में, k = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k की एक वैल्यू और होती है, k = होता है 1/4πε। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नोट भी आ सकता है, एप्सिलॉन m भी आ सकता है, यानी कि ये चीज मीडियम में भी हो सकती है। एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है कि ये चीज एयर के अंदर है। एप्सिलॉन नोट क्या आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या वैक्यूम, आप किसी की मान सकते हैं, लगभग सभी की बराबर सी होती है। किसी की 0.99 के लगभग होती है, कोई किसी की 0.98, किसी का 1.0 के लगभग होती है, तो लगभग सभी बराबर होती है परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में एप्सिलॉन नोट इक्वल होता है 8.85 × 10⁻⁻² पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली, वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो सर आप बात कर रहे थे कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट इन डायरेक्शन में लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये एक्शन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है कि हमारा जो फोर्स 1 है, या हम कह सकते हैं इसको F1 माना हमने, इसको F2 मान लिया, तो F1 फोर्स जो है -F2 के बराबर है। जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर कैसा लग रहा है, F1 फोर्स किसके बराबर है, हमारा F2 फोर्स के बराबर है। लेकिन अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड को, F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो -F2 के मैग्नीट्यूड के, यानी कि सारा फोर्स किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे के कैसा है, बराबर है, इक्वल है, किसमें, मैग्नीट्यूड में। बस बाय अगर हम बात करें डायरेक्शन को लेकर, तो डायरेक्शन के मामले में दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। परमिटिविटी की बात अभी हम आगे करेंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए कि परमिटिविटी की बात नहीं होगी, आगे होगी अभी आपकी। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया सारा, चलिए आगे बात करते हैं इसका। अब देखिए ये कूलम्स लॉ हमें किसी से रिलेट करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जो कूलम्स लॉ है हमारा किसी से रिलेट कर रहा है, तो देखते हैं किससे रिलेट कर रहा है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में। तो सिमिलैरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जरा सिमिलैरिटी देख लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ हम डाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम Fe से डिनोट करेंगे, और एक तरफ हम डाल लेते हैं अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम Fg से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए क्या क्या सिमिलर हो रहा है। पहला बात करते हैं फॉर्मूले को लेके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो हमें फॉर्मूला मिला है यहाँ पर, वो मिला है यहाँ पर K Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर। यहां पर देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब दोनों में देखते हैं कि क्या क्या हमें सिमिलरिटी देखने के लिए मिल रही है। पहला सिमिलरिटीज की कि देखिए यहां पर भी स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस किस पर काम कर रही है, यहां पर ये स्क्वायर लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहला क्या हो जाए, बोथ वर्क्स ऑन स्क्वायर लॉ, दोनों किस पे काम कर रहे हैं, स्क्वायर लॉ पे, यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो दोनों किस पे काम कर रहे हैं, स्क्वायर लॉ पे। दूसरा क्या कर रहे हैं कि बोथ वर्क्स ऑन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। तो यानी कि ये दो सिमिलर चीज हैं जो हमारे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, फोर्स और अपनी डिस्टेंस के बीच में, तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर हम ले लेंगे इसका फोर्स, यहाँ पर ले लेंगे अपनी डिस्टेंस, यहाँ पे ले लेंगे फोर्स, यहाँ पे ले लेंगे डिस्टेंस, तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का। इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, कुछ इस तरीके से। यानी कि अगर तुम डिस्टेंस को बढ़ाते हो, अगर तुम डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो आपका फोर्स घटना शुरू हो जाएगा, और अगर आप डिस्टेंस को घटाते हो तो आपका फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, लिख लिया आप सभी ने, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात करते हैं हम अपनी, सबसे पहला डिफरेंस क्या है हमारे पास में, एक तरफ आपका Fe है और एक तरफ आपका Fg है, ठीक है ना। सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास में जो देखने के लिए इसके बीच में लगता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके यहाँ पर दोनों तरह के फोर्स काम करते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव भी एंड रिपल्सिव भी। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वहां केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। तो यानी कि इट वर्क्स ऑन बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। और ग्रेविटेशनल में क्या आ जाएगा हमारे पास में, इट वर्क्स ऑन ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरी बात हमारे पास में अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास में क्या है कि जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, चार्जेस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन इसके केस में अगर मैं मास की बात करूं तो मास कांट बी नेगेटिव, कि कभी भी मास को नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास में, कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is more and more greater than ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है। यहाँ पर कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है, वीकर होता है, यानी कि कमजोर होता है। किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कैसे, देखो यहाँ पर जो इसकी के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने जी की, तो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻11। कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पता लग रहा है, यहाँ पर प्लस की वैल्यू आ रही है और यहाँ पर क्या जा रही है आपकी, नेगेटिव। तो ये बहुत ज्यादा इससे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, बात क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें क्या डिफरेंस है हमारे पास में।
सारी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट बात करते हैं अगले पे। अब इसमें अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में, कि जो ये फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया है, यानी कि कूलम्ब लो जो यहाँ पे हमने करा है इसको, तो इसमें लिमिटेशन क्या क्या है, यानी कि ये जो कूलम्ब लो है ये हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिमिटेशन लिख लीजिए इसकी, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन, इट कांट बी अप्लाइड ऑन एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी यानी कि हम कूलम्ब लॉ को किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब है किसी बड़े चार्ज के ऊपर, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ चार्ज के ऊपर नहीं लगा सकते। यानी कि ये जब भी लगेगा छोटे चार्जों के ऊपर लगेगा। यानी कि मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास में, ये कोई बड़ी बॉडी हो गई और इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली बहुत सारा चार्ज कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी बॉडी के ऊपर हम कूलम्ब लॉ को नहीं लगा सकते। दूसरा, इट कैन ओनली अप्लाइड ऑन पॉइंट चार्ज। ये किस पे लगाया जा सकता है, इट कैन ओनली, यानी कि एक लिमिट है इसकी कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पे ही लगाया जा सकता है, कभी भी पॉइंट चार्ज से किसी एक्सटेंडेड बॉडी पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। दूसरा, चार्ज शुड बी, बोथ चार्जेस शुड बी इन रेस्ट। बोथ चार्जेस शुड बी इन रेस्ट, यानी कि दोनों चार्जों का उस समय पर रेस्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ लिमिटेशन है हमारे किसकी, कूलम्ब लॉ की। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में कुछ लिमिटेशन है किसकी, कूलम्ब लॉ की। आई होप सो आप लोगों को कूलम्ब लॉ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया कि कूलम्ब लॉ क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मूला किस तरीके से आता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ताकि मुझे भी ये पता रहे कि हाँ बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। साथ में वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।